नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्रा। ये सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और मूडीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का माना लोहा। मजबूत आर्थिक नीतियों के साथ भारत बनी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था। 2026-27 के लिए वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान। अमित शाह ने भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित बॉर्डर आउटपोस्ट G7 पर बीएसएफ जवानों के साथ किया संवाद। कहा, बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का दायित्व तो मजबूती से निभा रही। G7 और G13 बॉर्डर आउटपोस्ट का भी किया लोकार्पण। नीट परीक्षा लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डीडी न्यूज से की खास बातचीत। कहा, गुणवत्ता और पारदर्शिता सरकार की प्राथमिकता। सियासी दलों से छात्रों को कंफ्यूज न करने की अपील की। पश्चिम एशिया में तनावपूर्ण हालात के बीच देश में हालात सामान्य। देश में ईंधन की पर्याप्त मात्रा, सरकार ने दी जानकारी। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद। कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई का आदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान समझौते से पहले बड़ा बयान। कहा, ईरान को कभी भी परमाणु हथियार न बनाने पर होना होगा सहमत। ईरान के भूमिगत परमाणु संवर्धित पदार्थ को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में किया जाएगा नष्ट। ईरान होर्मुज पर नहीं लगाएगा कोई शुल्क। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को अपनी साल 2025-2026 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में जारी तनाव और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद साल 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार मजबूत बनी रहेगी। इस दौरान देश की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 6.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। देश में स्थिर पॉलिसी माहौल की वजह से भारतीय इकॉनमी विपरीत वैश्विक परिस्थितियों का डटकर सामना करने में सक्षम है। पूरी दुनिया अनिश्चितताओं, भू राजनीतिक तनावों और मंदी की आशंकाओं से जूझ रही है, तब भारत अपनी मजबूत आर्थिक नीतियों के चलते दुनिया के लिए विकास का नया केंद्र बनकर उभरा है। भारतीय रिजर्व बैंक की ताजा वार्षिक रिपोर्ट ने देश की आर्थिक सेहत की तस्वीर को और चमकदार बना दिया है। ऊंची ऊर्जा कीमतों, वैश्विक बाजारों की अस्थिरता और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बावजूद भारत की विकास दर मजबूत बनी हुई है। आरबीआई के अनुसार वर्ष 2025-26 में भारत 7.6% की वृद्धि दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था रहा। मजबूत घरेलू मांग, निरंतर निवेश, सरकार के पूंजीगत व्यय पर जोर और बैंकिंग कॉरपोरेट क्षेत्र की स्वस्थ वित्तीय स्थिति ने इस उपलब्धि को संभव बनाया। भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का लोहा वैश्विक संस्थाओं ने भी माना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की नई रिपोर्ट में प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने वैश्विक आर्थिक विकास में मंदी की आशंका जताई है। लगभग 10 में से 9 अर्थशास्त्री मानते हैं कि 2026 में वैश्विक वृद्धि धीमी रहेगी, लेकिन इसी रिपोर्ट में भारत के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। WEF की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5% की वृद्धि दर्ज कर सकती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत सरकार द्वारा व्यापार नीतियों को अधिक लचीला बनाने, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने के कदमों की सराहना की। साथ ही ये भी कहा कि भारत का बाजार उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं को मजबूत बनाता है। IMF, वर्ल्ड बैंक और मूडीज ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का लोहा माना है। IMF ने भी अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट में भारत के मजबूत घरेलू बुनियादी ढांचे और मांग को देखते हुए 2026-27 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 6.5% कर दिया है। विश्व बैंक ने भी भारत के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 6.6% के आसपास विकास दर का अनुमान लगाया है। वहीं रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6% लगाया है। वैश्विक पटल पर भारत की इस आर्थिक मजबूती के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की दूरदर्शी और सुधारवादी नीतियों का मजबूत हाथ है। पूंजीगत व्यय पर फोकस, मेक इन इंडिया और PLI स्कीम्स को प्रोत्साहन, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, डिजिटल क्रांति,
कृषि सुधार और मुद्रास्फीति नियंत्रण की प्रभावी नीतियों ने न केवल आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया और गरीबी उन्मूलन में तेजी लाई गई। ऐसे में जहां दुनिया मंदी की चर्चा कर रही है, वहां भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि मोदी सरकार की सुधारवादी, राष्ट्रवादी और समावेशी आर्थिक नीतियों का परिणाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में छात्रों के हर सवाल का जवाब दिया है। उन्होंने छात्रों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रीच किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं की हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हमने इसीलिए गुणवत्ता और पारदर्शिता के लिए, क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने कठोर निर्णय लिया है। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि नीट यूजी की पुनर्परीक्षा को लेकर पुख्ता तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री जी से लेके नीचे इकाई तक हम सब लोग एकजुट होकर हमारी एक डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी इज पारामाउंट, अकाउंटेबिलिटी इज उत्तरदायित्व सर्वोपरि है। लेकिन परीक्षा प्रोसेस को फिर एक बार रीट्रैक में लाने के लिए प्रश्न पत्र की तैयारी, छपाई, उसको सुचारू रूप पे परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना, परीक्षा सुचारू रूप पे हो जाना, फिर उसको प्रश्न पत्र को लौटा के दिल्ली तक ले आना, ये जो पूरा चेन ऑफ कमांड है, ये एक रोबस्ट स्ट्रक्चर कमांड है। इसमें कोई भी ब्रीच हो, ये कंप्रोमाइज ना हो, इसके हमारी दायित्व बनती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि नीट यूजी के पेपर को सुरक्षित तरीके से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए वायुसेना का भी सहयोग लिया जाएगा। हमने कल रक्षा मंत्री जी को मिलके, हम और हमारे सहयोगी जो इस काम को, पोस्टल डिपार्टमेंट इस कोरियर के काम को करता है, रक्षा मंत्री जी के साथ हम दोनों गए थे, ज्योतिरादित्य जी और हम, कि इस बार की जो ट्रांसपोर्टेशन की दायित्व एयरफोर्स करना चाहिए। ये होता था नॉर्मल रूट में, कहीं जगह पे नॉर्मल एविएशन पे होता था, एविएशन रूट पे होता था, कई जगह पे बाय ऑन रोड होता था। हमें संभावनाओं को, चैलेंज की संभावनाओं को, कॉम्प्रोमाइज़ की संभावनाओं को मिनिमाइज करने के लिए, जीरो करने के लिए हमने एयरफोर्स की मदद ली। एयरफोर्स की एक हमारे देश में एक बड़ा ताकत रखता है। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। अदालत ने इसे बेहद संवेदनशील मामला बताते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े ऐसे मामलों में संस्थानों को जवाबदेह होना होगा। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह सजग है और 21 तारीख को होने वाली नीट परीक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से इन उपायों को फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए को अन्य संस्थानों से सीखने की ज़रूरत है। अदालत ने टिप्पणी की कि यूपीएससी में कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी। जस्टिस नरसिम्हन ने कहा कि संस्थानों में इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी की कमी एक बड़ी समस्या है और सक्षम अधिकारियों के जाने के साथ उनका अनुभव भी संस्थान से चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि युवाओं को निराश नहीं किया जाना चाहिए। वर्षों की मेहनत के बाद पेपर लीक जैसी घटनाएं छात्रों को गहरा मानसिक आघात पहुंचाती हैं। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। इससे पहले केंद्र सरकार को अपना हलफनामा दाखिल करना होगा। आज काफ़ी इम्पोर्टेंट हियरिंग हुई है नीट में, क्योंकि इसमें एनटीए ने जो एफिडेविट फाइल करा था
और जो कमेटी के चेयरपर्सन है उन दोनों का ही एफिडेविट आज सुप्रीम कोर्ट के सामने था और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही डिटेल्ड एक हियरिंग करी जिसमें एफिडेविट के बारे में भी बात करी गई कि क्या एरियाज हैं जो कि अभी भी कंप्लाई नहीं हुए हैं। ये क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट का। सॉलिसिटर जनरल ने स्टेटमेंट भी दिया कि ये पूरी जो मॉनिटरिंग है इस बार पीएम खुद इसको देख रहे हैं। सो यूनियन को भी इसकी तरफ काफी एक बहुत बड़ा कंसर्न का मुद्दा है उनके लिए भी। कोर्ट ने इस मैटर को पेंडिंग रखा है। दे वांट टू ऑब्जर्व द मैटर एंड इसीलिए इस मैटर की अब अगली सुनवाई जुलाई में रखी है। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने गहरी चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाएं युवाओं को झकझोर देने वाली हैं और युवा वर्ग को निराश नहीं किया जा सकता। ऐसे में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर परीक्षाओं की ईमानदारी, पारदर्शिता और छात्रों के भरोसे को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मामले पर नजर रख रहे हैं ताकि कोई चूक न हो सके। एनटीए नीट समेत उनके अधीन होने वाले परीक्षाओं के सुरक्षा के लिए सुधार किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर परीक्षा सिस्टम की कमजोरियों को दूर करने पर लगातार काम चल रहा है। एनटीए ने साफ कहा है कि परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाना सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि लगातार चलने वाला अभियान है। एनटीए ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय और दूसरी संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ाया गया है ताकि किसी भी तरह की लापरवाही या तकनीकी कमजोरी को समय रहते पकड़ा जा सके। इसके अलावा एनटीए ने कहा कि सुधार सिर्फ परीक्षा केंद्र तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे एग्जाम साइकिल को कवर करते हैं, यानी प्रश्न पत्र तैयार होने से लेकर उसे पहुंचाने, परीक्षा कराने, निगरानी करने, कॉपी जांचने और रिजल्ट जारी करने तक हर स्तर पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। परीक्षा से पहले पेपर सुरक्षा और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। परीक्षा के दौरान निगरानी और टेक्नोलॉजी आधारित मॉनिटरिंग बढ़ाई जा रही है ताकि परीक्षा के बाद मूल्यांकन और रिजल्ट प्रोसेस में भी ज़्यादा सख्ती लाई जा सके। इसके अलावा कहा गया है कि सुरक्षित परीक्षा कराने के लिए एनटीए राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों पर तेजी से काम कर रहा है और इसके तहत राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों को तय समय सीमा के भीतर लागू किया जा रहा है। इन सुधारों का मकसद परीक्षा प्रक्रिया को ज़्यादा सुरक्षित बनाना और पेपर लीक या गड़बड़ी जैसी घटनाओं की संभावनाओं को कम करना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने घोषणा की है कि कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया अब 1 जून से शुरू होगी। इच्छुक छात्र पोर्टल पर 1 जून को आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले प्रक्रिया 29 मई को शुरू होने वाली थी, लेकिन प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के लिए इसे स्थगित कर 1 जून से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। छात्र किसी भी प्रश्न या जानकारी के लिए सीबीएसई टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन 1800118004 या फिर ईमेल resultcbsc2026@cbseshiksha.in पर संपर्क कर सकते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर हैं और उन्होंने पाकिस्तान बॉर्डर के निकट G7 G13 बॉर्डर आउटपोस्ट का उद्घाटन किया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर का दौरा करते समय उन्होंने बीएसएफ के त्याग, बलिदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि चट्टान की तरह खड़े बीएसएफ के प्रहरियों की कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण के कारण ही 140 करोड़ भारतीय अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित बॉर्डर आउटपोस्ट G7 पर बीएसएफ जवानों के साथ संवाद किया। उन्होंने सीमा पर तैनात बहादुर सैनिकों के समर्पण और योगदान को सराहा। अमित शाह ने कहा कि बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का दायित्व मजबूती से निभा रही है और G7 और G13 सीमा चौकियां देश की इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है, जिसके चलते दुर्गम क्षेत्र में बीएसएफ मजबूत सुरक्षा ढांचे की तरह खड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड के नए मंत्र के साथ काम कर रही है, जिसके तहत जनता, सिविल प्रशासन, मिलिट्री और बीएसएफ साथ खड़े होंगे। सरकार के लिए अब सिर्फ बॉर्डर सुरक्षा ही नहीं, पूरी टेरिटोरियल सुरक्षा प्राथमिकता है। गृह मंत्री ने कहा कि वॉच टावर, कनेक्टिंग रोड, पीने का पानी, मेडिकल और मॉडर्न फेंसिंग सीमा सुरक्षा की तस्वीर बदल रही हैं। उन्होंने कहा कि कभी सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील सरक्रीक और हरामी नाला अब अभेद्य हो चुके हैं और 2 साल में ये क्षेत्र हमेशा के लिए सुरक्षित होगा। अमित शाह ने कहा कि बीएसएफ के पराक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए गुजरात में सेंटर बनाया गया है और बीएसएफ के कार्य क्षेत्र को और इलाकों से जोड़ने पर विचार जारी है। और इस सीमाओं में इतना बड़ा
अंतर है कि बीएसएफ के जवान का रिटायर्ड होते होते -45 डिग्री से लेकर +45 डिग्री तक हर मुकाबले का सामना आपको करना पड़ता है। कश्मीर की बर्फीली चोटियों पर सुंदरवन के जंगलों के बीच में गंगा सागर के किनारे से लेकर मेघालय और आसाम के पहाड़ी और वन क्षेत्रों तक बीएसएफ ने 6 दशकों में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का अपना दायित्व बहुत अच्छे तरीके से उठाया भी है, निभाया भी है। गृह मंत्री ने भुज में सीमा सुरक्षा संबंधी बैठक भी की। वहीं उन्होंने भारत पाकिस्तान सीमा के निकट स्थित हरामी नाला क्षेत्र का जलयान के माध्यम से दौरा किया। इससे पहले गृह मंत्री ने भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 बॉर्डर आउटपोस्ट पर बीएसएफ के वीर जवानों के साथ हाई टी भी ली। इस दौरान उन्होंने G7 बॉर्डर आउटपोस्ट पर नीम का पौधा भी लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गुरुवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। सिद्धारमैया के साथ उनके बेटे यतीन्द्र भी थे। बताया जा रहा है कि इस बातचीत में उन्होंने पार्टी में अपनी अगली भूमिका को लेकर चर्चा की। सिद्धारमैया से मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर लिखा, कर्नाटक के पूर्व सीएम का जीवन गरिमा, संवेदनशीलता और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक रहा है। कर्नाटक और कांग्रेस सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान के लिए कृतज्ञ है। इस बीच राज्य में नई सरकार बनाने के कवायद के तहत डीके शिव कुमार भी दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर आगे की रणनीति और सरकार गठन को लेकर मंथन किया है। बाद में उन्होंने बताया कि शनिवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें नए नेता के नाम पर औपचारिक मुहर लगाई जाएगी। साथ ही नई कैबिनेट के गठन पर भी चर्चा की जाएगी। There will be a CLP meeting tomorrow at 4 o'clock at Bangalore in conference room of Vidhan Soda. That is what we have decided. So our 2 observers will be coming, both the General Secretaries, Administration, GSO, Mr. Venugopalji and our Sujiwaraji. Both of them are coming. डीडी न्यूज के साथ पॉडकास्ट में सीडीएस अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए बताया कि कैसे और किसकी मदद से सेना ने दुश्मन पर हमले किए और 88 घंटे में पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को कैसे नेस्तनाबूद कर दिया। There's a close connect between politics and war. Of course. Clausewitz said that, Sure. war is a continuation of politics by other means. So the politico-military objectives for the war are defined by the political authority. Sure. And they couldn't have in a greater clarity in what the government wanted to achieve, and they told us quite decisively. So there was absolute clarity, freedom of action to do this. That I think was important. And third was even guidance and monitoring to a large extent on what the services were doing. And it's not, in the beginning and the end, but even During during this operation. I see. So that thing I think was a major change, and that helped us all. So that's at the strategic level, you could Right. say. At the operational level, I think what made us succeed was, because of this integration, we had this battlefield transparency. We had probably better situational awareness over what was happening on our territory and the adversary's territory than what the adversary had. I personally believe that they were almost blind during this 88-hour conflict, and this helped us. This helped us for escalation control. It helped us for application of force. It helped us when we had to exit. I must also mention that during this period there is a lot of synergy between the services and other instruments of power. Okay. So, and for that, largely the office of NSA was responsible. So there was great synergy between us and the intelligence agencies, intelligence flow. We would have demonstrated precision, Right. but the accuracy of intelligence as to what Was existed important. over there, that was important. That Yes. was by agencies. So Information Broadcasting Ministry setting out the narrative. Right. We had some cooperation with ISRO, Space, MEA.
huge cooperation with MA because we had to work closely and whatever we seamlessly. You've seen that during this briefings, etc. Correct. The armed forces and MA. So we all MSCAPF, great role played by MHA, Coast Guard. So all these people were some kind of synergy was there. भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत के मामले में पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई जांच तेज हो गई है। अब जांच एजेंसी मां बेटे को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने की तैयारी में। ट्विशा शर्मा का केस अब हाई प्रोफाइल मामला हो गया है। आज ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ को मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया, जहां ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला और उनके पति समर्थ को 5 दिन की सीबीआई रिमांड मिली है। दोनों को 2 जून तक सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है। बता दें कि दरअसल गुरुवार को सीबीआई की टीम गिरिबाला के घर पहुंची थी और कई घंटों तक उनसे पूछताछ की थी। लंबी पूछताछ के बाद टीम ने गिरिबाला को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों को 5 दिन के लिए सीबीआई ने रिमांड पे लिया है। 2 जून को 2 बजे तक के लिए सीबीआई रिमांड हुई है। अब इस बीच में सीबीआई अपना इन्वेस्टिगेशन दोनों से जारी रखेगी और इसके बाद यदि आवश्यकता उनको पड़ती है तो वो और रिमांड लेंगे या फिर ये जो 2 तारीख को वो अपनी स्थिति बताएंगे कि उनके इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ। इस केस में शुरुआती दौर में सामने आई सीसीटीवी फुटेज ने जांच का रुख पूरी तरह बदल दिया और कई नए सवाल खड़े कर दिए। वीडियो में 12 मई की रात ट्विशा शर्मा को अपने ससुराल में सीढ़ियों से छत की तरफ जाते हुए देखा गया, जबकि करीब 1 घंटे बाद उनके पति समर्थ और 3 अन्य लोग उन्हें नीचे लेकर आते हुए नजर आए। कैमरे में कैद ये पूरा घटनाक्रम जांच एजेंसियों के लिए अहम सबूत बन चुका है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि उस 1 घंटे के दौरान छत पर आखिर क्या हुआ था। इस हाई प्रोफाइल केस में घटना से पहले और बाद की सीसीटीवी फुटेज मिलना, ट्विशा के पति समर्थ का घटना के बाद फरार होना और बाद में सरेंडर करना, वहीं उसकी सास गिरिबाला के कई विवादित और हैरान कर देने वाले बयान सामने आने से मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब इस केस में कानूनी कार्रवाई भी तेजी से आगे बढ़ रही है। मामला सीबीआई को सौंपे जाने के बाद निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में जनगणना 2027 की प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होकर अगले साल फरवरी तक चलेगी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस अभियान का राजनीति से कोई संबंध नहीं है और लोगों से इसमें सक्रिय भागीदारी की भी उन्होंने अपील की है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्र के निर्देश लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। सत्ता बदलते ही बंगाल में जनगणना पर सरकार एक्शन मोड में है। जिला प्रशासन, नगरपालिकाओं और विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। घर घर सर्वे और डिजिटल डेटा कलेक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकार का अब कर्मचारियों की ट्रेनिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है। शुभेंदु का आरोप है कि तृणमूल सरकार ने राजनीतिक कारणों से जनगणना रोकी थी। वो विशेष करे जनगणना का डेटा बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे राज्य की 600 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। पिछली सरकार ने बीएसएफ को जमीन नहीं दी, जिसके कारण जनसांख्यिकी में काफी बदलाव आया है। आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश सीमा पर जिस तरह लोग वापस जाने के लिए कतार में खड़े हैं, वे भारतीय नहीं हैं। जनगणना में नाम दर्ज कराने के लिए जिन दस्तावेजों और जानकारियों की जरूरत होगी, वे लोग उन्हें उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। इसलिए हमारे राज्य के लिए जनगणना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमें अंतिम जनगणना डेटा मिलेगा, यह जन कल्याणकारी कार्यों में भी उपयोगी साबित होगा। जहां एक और पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, वहीं विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत में अवैध रूप से रह रहे सभी विदेशी नागरिकों के साथ कानून के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। In the case of Bangladesh, as I had informed you earlier, we have referred 2,680 cases or more than 2,680 cases to the Bangladeshi side for them to verify the nationality of those people that we have handed over the names of. Once this nationality verification is done, then we'll be in a position to deport these people, these nationals of Bangladesh. In many cases, I had told you earlier that these
verification is pending for more than 5 years or so, and it is our expectation that we will receive an early response from Bangladesh on this particular issue. पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ पूर्ववर्ती तृणमूल सरकार के घोटाले भी सामने आ रहे हैं। कोलकाता के बाघा जतिन से एक सनसनीखेज खबर सामने आई। तृणमूल कांग्रेस के बंद पड़े पार्टी कार्यालय का दरवाजा खुलते ही वहां से आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस, जमीन के दस्तावेज, म्यूटेशन के कागजात और सरकारी तिरपाल बरामद हुए हैं। सूचना मिलते ही सर्वे पार्क थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी। हम भी देख रहे हैं, ताला खोलकर देख रहे हैं सब, मैंने तारण के जना बारिश होता जब जो जिनिस आसबाब पत्र रहता था वो अभी निकल बाहर आया। हम तो देख कर अवाक हो गया। अभी तो बहुत कुछ मिला है, जो जो नहीं मिलना चाहिए वो सब चीज उसमें मिला है। तो अभी तो पता नहीं, अभी तो पुलिस ने ताला चाबी लगा दिया, जो पुलिस अभी तदंत करेगा जो मिले। पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं और पार्षदों को जनता के भारी विरोध और आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। बीरभूम के दुबराजपुर में 6 नंबर वार्ड के टीएमसी पार्षद के करीबी धनंजय गड़ाई को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। तृणमूल शासन के दौरान धनंजय पर वसूली और रंगदारी के गंभीर आरोप लगे थे। क्षेत्र में पहुंचने पर धनंजय गड़ाई को आम लोगों के विरोध और गुस्से का सामना करना पड़ा। लोगों ने टीएमसी नेता को खदेड़ दिया। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं। अब शुभेंदु अधिकारी ने पहाड़ के मुद्दे पर फोकस किया है। ममता सरकार के दौरान गठित जीटीए में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री ने स्थानीय विधायक और सांसदों के साथ चर्चा कर प्राथमिकता के आधार पर परियोजना दस्तावेज नवान्न भेजने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, जीटीए में 400 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति में घोटाले के भी आरोप हैं। इन आरोपों की जांच होगी। दरअसल प्रधानमंत्री ने 2021 के बजट में चाय श्रमिकों के लिए 1000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था, मगर ममता बनर्जी सरकार ने ज़रूरी कमेटी नहीं बनाई, इसलिए पैकेज का लाभ बंगाल की जनता को नहीं मिल सका। असम सरकार ने इसी योजना के तहत 370 करोड़ रुपए का काम किया। साथ ही पिछले साल दुर्गा पूजा के दौरान प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त 90 घरों के लिए 3 लाख रुपए प्रति घर मंजूर किए गए, मगर पिछली सरकार यहाँ भी ध्यान नहीं दिया। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने अमृत परियोजना के 1200 करोड़ रुपए के जल प्रोजेक्ट में कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। लिहाजा जांच के लिए विशेष जांच समिति गठित की गई है और 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। जांच पूरी होने तक संबंधित कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। वहीं कालिम्पोंग में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए जमीन चिन्हित करने का काम जारी है। पहाड़ की विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का सरकार वचनबद्ध है। हम लोग काम शुरू कर दूंगा, कुछ शॉर्ट टर्म में काम करूंगा और कुछ लॉन्ग टर्म में पहाड़ के लिए जो उम्मीद आपका है हमारी ऊपर, वो उम्मीद पूरा करने का काम पश्चिम बंगाल का सरकार, आपके चुने हुए सरकार करेगा। पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार ने साफ किया है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी देश में नहीं है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। कुछ जिलों में असामान्य बिक्री और होर्डिंग की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई भी शुरू की गई है। साथ ही खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों और नाविकों को लेकर राहत भरी खबर है। पश्चिम एशिया के संकट को 3 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। ऐसे में पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक है। सभी रिफाइनरियां फुल कैपेसिटी पर चल रही हैं और रसोई गैस का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। यही नहीं, रसोई गैस की डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई कमी नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश के करीब 150 जिलों में पेट्रोल की बिक्री 30% से ज्यादा बढ़ी है। 14 जिलों में 100% से ज्यादा। डीजल भी 156 जिलों में 30% से ज्यादा उछाल पर है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। 6500 रेड हुई हैं, 5 FIR बुक की गई, रजिस्टर की गई हैं और 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है। रिटेल आउटलेट्स पर पिछले 2 दिन में लगभग 900 रेड्स हैं और 417 लीटर पेट्रोल, 75,715 लीटर डीजल सीज किया गया है। 12 FIR बुक की गई हैं
और 15 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। वहीं खाड़ी देशों में हालात सामान्य हो रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रूड लेकर आ रहा टैंकर मिसोस्टेरोस सुरक्षित निकल चुका है और 3 जून को विशाखापत्तनम पहुंचेगा, जबकि सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। वहीं यूएई, सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन से भारत के लिए फ्लाइट चल रही हैं। The overall flight situation continues to improve with additional flights operating from the region to various destinations in India. Our embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance to Indian nationals. तो कुल मिलाकर ईंधन की किल्लत नहीं है, लेकिन अफवाहों और जमाखोरी से बचना चाहिए। सरकार की नजर हर जिले की बिक्री पर है। खाड़ी में भी भारतीय समुदाय सुरक्षित है और फ्लाइट ऑपरेशंस धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। नई दिल्ली से देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कर्नाटक, गोवा और केरल के दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन उपराष्ट्रपति बेंगलुरु में आयोजित भव्य वैश्विक समारोह में शामिल हुए। यह आयोजन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में फाउंडेशन की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने महाद्वीपों की सीमाओं से पार जाकर दुनिया भर के करोड़ों लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से छुआ है। Today is a celebration of a great vision that has touched the millions of lives across continents. Art of Living centers are there in 181 countries. These millions of lives across continents, cultures, languages, and generations. Old people are here, young people are here, children are here. So many languages we speak. When 181 countries means almost the entire civilization of the mankind is getting linked. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन और खरीफ अभियान के से संबंधित जानकारी जनता से साझा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन और खरीफ अभियान में राज्यों के कृषि मंत्री, राज्यों के अधिकारी और वैज्ञानिक भी शामिल हुए। पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे पास 173 लाख क्विंटल उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध हैं, जो ज़रूरत से करीब 12% अधिक है। बीजों की पर्याप्त उपलब्धता के कारण आगामी सीजन में बीजों की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। किसी भी फसल के लिए प्रमुख चीज होती है बीज। मुझे बताते हुए खुशी है कि अपनी खरीफ की फसल 2026 की खरीफ की फसल के लिए 173 लाख क्विंटल की जरूरत है और उपलब्ध है हमारे पास 192 लाख क्विंटल। तो जो जरूरत है उससे 11% ज्यादा बीज की उपलब्धता आज हमारे पास है। 1,74,000 क्विंटल बीज का एक भंडार, राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया है। तो बीज की उपलब्धता में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी हमने कोशिश की है। किसानों को विभिन्न तरह की कृषि संबंधी सुविधाओं के लिए एक आईडी के तहत उपलब्ध कराने वाली फार्मर आईडी पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि अब तक 9 करोड़ 76 लाख फार्मर आईडी बन चुकी है। आईडी के जरिए किसान विभिन्न तरह की कृषि योजनाओं का लाभ सिंगल आईडी के जरिए उठा सकेंगे। साथ ही 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। तक 9 करोड़ 76 लाख फार्मर आईडी हमारे बन चुके हैं और इन फार्मर आईडी का फायदा ये होगा कि अलग अलग किसानों को योजनाओं का लाभ के लिए अलग अलग पेपर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमको भी जैसे अब खाद का वितरण करना है तो किसानों को ही खाद जाए, तो फार्मर आईडी में उनका सारा विवरण है, उनके पास कितनी जमीनें, सदस्य कितने हैं, कौन सी संपत्तियां हैं, तो उसके आधार पर सही किसान को सही मात्रा में खाद के वितरण से लेकर बाकी सुविधाएं हम उपलब्ध करा पाएंगे। दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की नई पहल स्काई कास्ट का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस प्रणाली को राष्ट्र को समर्पित किया। स्काई कास्ट एक उन्नत मौसम निगरानी प्रणाली है जिसे वाइफेक्स मिशन के तहत विकसित किया गया है और ये तकनीक तापमान, आर्द्रता, हवा की दिशा, विंड शेयर और कोहरे जैसी स्थितियों की रियल टाइम जानकारी दे सकती है।
ये प्रणाली हर 5 मिनट में अपडेट देने में सक्षम है और कोहरे और खराब मौसम के समय चेतावनी देकर यह हवाई अड्डों की सुरक्षा और विमान संचालन को बेहतर बनाएगी। More so focusing on the vertical turbulence, because when the pilot is descending down to land the aircraft on the runway, he is more concerned about the vertical turbulence because that affects the aircraft more than the turbulence in general. So that precisely up to 3 kilometers, so that he can determine on real-time basis whether it is safe for him to land. If yes, how much? If not, how much time he has to take further to decide the precise moment where he will be able to land safely, and whether he has to divert or not divert or stay back for a while. So, which means the safety levels will go up, both of landing and taking off. ऑपरेशन सिंदूर पर जारी स्मारक पुस्तक के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये पुस्तक ऐतिहासिक विवरण से परे जाकर हमारे वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को समेटती है और आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की झलक दिखाती है, जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। उन्होंने ये भी लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिनों के भीतर युद्ध विराम के लिए मजबूर कर दिया। ये भारत की ओर से अब तक लड़े गए सभी युद्धों से भिन्न था। ये उन लोगों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। हमें अपने सैनिकों के समर्पण, दृढ़ता से ये जोड़ती है और नागरिकों को इस पुस्तक से प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे नागरिक बनना चाहिए जो देश की सुरक्षा, संप्रभुता को बनाए रखने के लिए किए गए भारी बलिदान के योग्य हों। नीति आयोग ने भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूत बनाने के लिए 10 साल का रोड मैप जारी किया है। इस योजना का उद्देश्य भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में एक मजबूत स्थिति दिलाना है। इस रोड मैप को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि भारत अब सिर्फ शुरुआती इकोसिस्टम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे और गहरा और मजबूत बनाने के चरण में है। लाहिड़ी ने कहा कि 2035 तक 120 से 150 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का लक्ष्य रखा गया है। नीति आयोग के अनुसार ये रोड मैप केवल रणनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे लागू करने और अगले दशक में भारत को वैश्विक नेतृत्व दिलाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान में चल रहे AI स्किल प्रोग्राम के समापन के बाद आज प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। भारतीय जनसंचार संस्थान और गूगल द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए इस प्रोग्राम में सरकारी और निजी क्षेत्र के संस्थानों के और मीडिया संस्थानों और कॉलेजों के 100 से अधिक प्रतिभागियों को मूलभूत AI साक्षरता और कौशल के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। इनमें दूरदर्शन, आकाशवाणी, पत्र सूचना कार्यालय और प्रकाशन विभाग के प्रतिभागी शामिल रहे। सर्टिफिकेट समारोह में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मीडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। Must use AI to summarize a court judgment, public policy paper, or a public document, but the final responsibility to verify, understand the context, and check the conclusion must remain with the journalist and the editor. AI must be used as an assistant, but not as a substitute for editorial responsibility. It may improve speed, but not at the cost of accuracy. It may support creativity, but not at the cost of authenticity. मऊ दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर कड़ा प्रहार किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि एक वक्त था जब समाजवादी पार्टी माफिया और गुंडों के सामने नतमस्तक थी। माफिया के सामने ये लोग नाक रगड़ा करते थे और तो और माफिया और गुंडों को देखकर इन लोगों के पसीने छूटते थे। पार्टी तो माफिया और गुंडों के सामने नतमस्तक थी, नाक रगड़ती थी माफिया के सामने। माफिया को देख करके पसीने छोड़ते थे इनको। इनके मुंह से कोई बोली नहीं निकलती थी। बहनों और भाइयों, जो आज उपदेश देते फिरते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, इनसे पूछा जाना चाहिए
इनसे पूछा जाना चाहिए कि जो 65 लाख गरीबों को आज प्रदेश में आवास मिला है, ये 65 लाख आवास 4-4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब क्यों नहीं गरीबों को मिला है, ये प्रश्न इनसे पूछा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमीरपुर में बेतवा नदी के निर्माणाधीन पुल पर हुई दुर्घटना में श्रमिकों की मौत पर गहरा शोक जताया है। सरकार की ओर से मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार देर रात कई जिलों में तेज आंधी तूफान, बारिश और आकाशीय बिजली से भारी तबाही का संज्ञान लेते हुए सभी जिलाधिकारियों को बचाव कार्य तेज करने और नुकसान का आकलन करने और राहत राशि जल्द जारी करने का निर्देश दिया है। भीषण आंधी तूफान में एक निर्माणाधीन पुल अचानक ढह गया, जिसकी वजह से मलबे में दबकर 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। ये पुल थाना लालपुर के मोरा कंदर और कुरारा की मवाईजार को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मानसून के दौरान देश में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका है। अनुमान है कि जून से सितंबर के बीच देश में औसतन सामान्य बारिश का करीब 90% पानी ही बरस सकता है, यानी इस बार मानसून कमजोर रह सकता है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने 2026 के मानसून को लेकर ताजा पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल देश में सामान्य से कम मानसूनी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार जून से सितंबर 2026 के दौरान देश भर में दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश दीर्घकालिक औसतन यानी एलपीए का करीब 90% रहने की संभावना है। यानी इस बार देश में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका सबसे ज्यादा है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में सामान्य बारिश हो सकती है। मध्य भारत, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से कम बारिश का अनुमान है। मानसून कोर जोन, जहां देश के ज्यादा वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र आते हैं, वहां भी सामान्य से कम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, दक्षिण भारत के पूर्वी इलाकों, पूर्व मध्य भारत से लगे क्षेत्र और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से लेकर सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। 5 जून से 30 सितंबर के बीच देश की एवरेज रेनफॉल की बात करें, वो सामान्य से नीचे रहने का संभावना है। और परिमाणात्मक ढंग से देखें तो जो लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है वो लगभग 87 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है और इसका 90% बारिश कंट्री में होने का संभावना है। ये जो मॉडल हम इस्तेमाल करते हैं इसका त्रुटि है ±4%। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून सीजन के दौरान प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति विकसित हो रही है, जिसका असर बारिश पर पड़ सकता है। इसमें प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह पर पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। विशेष तौर पर यह प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र की घटना है। यह घटना पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करती है, जो आमतौर पर हर 2 से 7 साल के अंतराल पर होती है। एल नीनो ऐसे एक अवस्था है जिसमें वेस्टर्न पैसिफिक इक्वेटोरियल रीजन पे तापमान के साथ ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक का तापमान को हम कंपेयर करें तो ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, वेस्टर्न में कम हो जाता है। सो इसमें मानसून का जो सर्कुलेशन है इसे प्रभावित होता है। पास्ट में 60 to 70% ऑफ ईयर में जब एल नीनो कंडीशन डेवलप होता है तब भारतवर्ष में जो मानसून रेनफॉल होता है जून टू सितंबर वो बिलो नॉर्मल हो जाता है। मौसम विभाग ने लू को लेकर भी चेतावनी जारी की है। डीजीआईएमडी ने लू को लेकर जारी पूर्वानुमान में कहा कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और दक्षिण गुजरात में तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक रह सकता है। इसमें कुछ इलाकों में लू का असर जारी रहने की संभावना है। आमतौर पर 2 से 4 दिन चलने वाली लू इस बार 2 से 3 दिन ज्यादा लंबी चल सकती है। इसके अलावा तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक तीव्र लू देखने को मिल सकती है। कल से रेनफॉल शुरू हुआ है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है और 31 तक ऐसे रेनफॉल एक्टिविटी, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जारी रहेगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया। इसलिए वहाँ हीट वेव कंडीशंस डेवलप होने का संभावना नहीं है। सिर्फ 1-2 का कोई इस इलाके में हो सकता है। मगर जून महीने की बात करें, आज जो हम पूर्वानुमान जारी किए हैं, जून महीना में
यूजुअली जितना हीट वेव डेज होता है इससे 2 से 3 दिन ज़्यादा हीट वेव डेज होगा। मौसम विभाग ने खास तौर पर गुजरात और पूर्वी तट के राज्यों में सतर्कता बरतने की सलाह दी है, क्योंकि यहाँ गर्मी के साथ नमी भी ज्यादा रहने की संभावना है। इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। देवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 की रिपोर्ट में देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और पोषण के क्षेत्र में भारत ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश में संस्थागत प्रसव बढ़कर 90.6% हो गया है, जबकि गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व जांच यानी ANC कवरेज 95.9% तक पहुंच गया है। बच्चों के टीकाकरण में भी सुधार दर्ज किया गया है। 12 से 23 महीने आयु वर्ग के 96% से अधिक बच्चों को कम से कम एक टीका लगाया गया है और पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 95.6% बच्चों को टीके सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से लगाए गए, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। बच्चों में स्टंटिंग में 17% और गंभीर कुपोषण में 32% की कमी दर्ज की गई है। NFHS 6 के निष्कर्ष बताते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं और मजबूत टीकाकरण अभियानों के चलते देश में स्वास्थ्य परिणामों में लगातार सुधार हो रहा है। ISSF विश्व कप 2026 में भारतीय निशानेबाजों का दमदार प्रदर्शन शुक्रवार को भी देखने को मिला। भारतीय निशानेबाज सुरुचि इंदर सिंह और ईशा सिंह ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में पदक जीतने में सफलता हासिल की। सुरुचि ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि ईशा सिंह ने रजत पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बयान में ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अब कभी भी परमाणु हथियार या बम बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ट्रंप ने लिखा कि ईरान को स्वीकार करना होगा कि वे कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। साथ ही उन्होंने लिखा कि होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत और बिना किसी शुल्क के खोल दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे बताया कि अमेरिकी नौसेना के अंडर वाटर माइन स्वीपर्स ने पहले ही जलडमरू मध्य में मौजूद कई खतरनाक माइंस को निष्क्रिय कर दिया है। उन्होंने ईरान से अपील की कि बाकी बची हुई सभी माइंस को तुरंत हटा दिया जाए या निष्क्रिय कर दिया जाए, ताकि होर्मुज रूट को पूरी तरह सुरक्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी के कारण जलडमरू मध्य में फंसे जहाज अब घर लौटने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ट्रंप ने अपने पोस्ट में सबसे अहम बात यह कही कि ईरान में गहरी जमीन के अंदर दफन परमाणु संवर्धित सामग्री को अब संयुक्त राज्य अमेरिका खोद निकालेगा। ये पूरी प्रक्रिया ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के पूर्ण समन्वय में की जाएगी और सारी संवर्धित सामग्री को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सहमति ईरान के साथ बनी है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब होर्मुज जलडमरू मध्य से वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो रही है और क्षेत्रीय तनाव चरम पर है। अमेरिका में महंगाई ने 3 साल के उच्चतम स्तर को छू लिया है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग के मुताबिक अप्रैल 2026 में मुद्रास्फीति बढ़कर 3.8% हो गई है, जबकि मार्च में 3.5% थी। गैस और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों के जेब पर गहरा दबाव डाला है। मासिक आधार पर कीमतों में 0.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ऊर्जा और खाद्य कीमतों को छोड़कर कोर महंगाई भी बढ़कर 3.3% पर पहुंच गई है, जो नवंबर 2023 के बाद सबसे उच्च स्तर है। महंगाई फेडरल रिजर्व के 2% लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है, जिसके चलते ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम हो सकती है। वहीं श्रम विभाग के मुताबिक साप्ताहिक बेरोजगारी दावे बढ़कर 2,15,000 हो गए हैं, जो कि पिछले सप्ताह 2,10,000 से ज़्यादा है। यूएस में एक महीने का बेरोजगारी औसतन बढ़कर 2,09,000 पहुंच गया है। महंगाई के दबाव के कारण उपभोक्ताओं की वास्तविक आय में अप्रैल के दौरान 0.1% की गिरावट दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती कीमतें और वैश्विक अनिश्चितता अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए नई चुनौती साबित हो सकते हैं। और अफ्रीका में इबोला का खतरा एक बार फिर दुनिया को डराने लगा है। कांगो से शुरू हुआ संक्रमण अब कई देशों तक पहुंच गया है
और WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। युद्ध, विस्थापन और भूख के बीच फैलती ये महामारी इंसानी संकट को और गहरा कर सकती है। भारत में भी इसे लेकर सतर्कता बरती जा रही है। दुनिया इस बार इबोला को समय रहते क्या रोक पाएगी या फिर इतिहास खुद को दोहराने वाला है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक अदृश्य मौत का साया सरहदें लांघ रहा है इबोला के नाम से। अब हर शहर कांप रहा है। घड़ी की सुइयां चल रही हैं, लेकिन अफ्रीका के कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में मानो समय थम गया है। यह सिर्फ एक खबर नहीं, एक खामोश महामारी की गूंज है। डीआर कांगो से शुरू हुआ यह स्ट्रेन अब विकराल हो चुका है। WHO ने इसे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। WHO प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस खुद डीआर कांगो पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इबोला को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड जुटाने का आह्वान किया। स्थिति की जटिलता का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि यहाँ सिर्फ वायरस ही नहीं बल्कि युद्ध से भी जंग लड़ी जा रही है। टेड्रोस ने युद्धरत गुटों से सीजफायर की अपील की है, क्योंकि विस्थापन के कारण 1 लाख से अधिक लोग शिविरों में रहने को मजबूर हैं, जहां संक्रमण का प्रसार आग की तरह फैल रहा है। इटूरी, उत्तर और दक्षिणी किवू में हालात ज्यादा खराब हैं। 1198 संदिग्ध मामले और 260 से ज्यादा मौतें। ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि वक्त कम है और चुनौती जानलेवा है। युगांडा में 7 मामले और जर्मनी में इलाज करा रहा एक अमेरिकी नागरिक खतरे की घंटी को और तेज कर रहे हैं। इबोला सिर्फ जान नहीं ले रहा, भूख भी बांट रहा है। बुकावू और गोमा जैसे शहरों में खाने का संकट गहरा गया है। रवांडा सीमा सील होने से जरूरी वस्तुओं की कीमतें 23% तक उछल चुकी है। महामारी जब घर में दस्तक देती है तो पहले वो जेब खाली करती है, फिर सांसें छीन लेती है। दुनिया भर में इसको लेकर चिंता का आलम है। ट्रंप प्रशासन ने संक्रमितों को अमेरिका लाने की बजाय केन्या के लाइकीपिया बेस पर क्वारंटाइन फैसिलिटी बनाने की तैयारी की, लेकिन केन्याई हाईकोर्ट ने इस पर फिलहाल रोक लगा दी है। वहीं यात्रा प्रतिबंधों का जाल बिछ चुका है। कनाडा ने डीआर कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान के निवासियों के प्रवेश पर 90 दिनों का बैन लगा दिया है। अमेरिका ने भी संबंधित देशों की यात्रा करने वाले गैर नागरिकों पर रोक लगा दी है। बहरीन और जॉर्डन ने जून मध्य तक प्रभावित देशों की यात्रियों पर प्रतिबंध लगाया है। वहीं रवांडा ने डीआर कांगो सीमा पूरी तरह सील कर दी है। बात भारत की करें तो फिलहाल देश में इबोला का कोई मामला नहीं है, लेकिन सरकार पूरी तरह अलर्ट है। प्रभावित देशों की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है और हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग का दायरा बढ़ा दिया गया है। इस सब के बीच सबसे बड़ी चिंता यह है कि बुंडी बुग्यो स्ट्रेन के लिए अभी तक कोई स्वीकृत वैक्सीन नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल्स जारी हैं, लेकिन परिणाम आने में अभी वक्त है। इबोला का यह 17वां प्रकोप सिर्फ अफ्रीका की समस्या नहीं, पूरी मानवता की परीक्षा है। जरूरत है पारदर्शिता की, संसाधनों की सही बंटवारे की और युद्ध से ऊपर उठकर इंसानी नजरिए की। सावधान रहें, जागरूक रहें, क्योंकि इबोला के दौर में डरना नहीं, लड़ना जरूरी है। तो फिलहाल इबोला के कोई भी मामले भारत में नहीं है। भय की कोई ज़रूरत नहीं है, एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।